आप सभी बच्चों का इस वंदे भारत चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रोनाउन का है। आज इस वीडियो में हम प्रोनाउन होता क्या है और प्रोनाउन की काइंड्स के विषय में जानकारी करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है सभी क्लासेस के लिए, सभी बच्चों के लिए। तो देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो टॉपिक है आज आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होता है, मतलब जो शब्द नाउन की जगह यूज किया जाए उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह यूज किया जाए। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा की जगह पे आ जाए, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, रमेश फाउंड अ पर्स, he picked it up and gave it to सरला, फिर she threw it into a river। तो ध्यान देने योग्य बात है, रमेश एक नाउन है। रमेश की जगह पर मैंने ही का यूज कर लिया, रमेश के स्थान पर मैंने ही लिया। बार बार मेरे को रमेश नहीं लिखना है, अब रमेश की जगह पर मैंने ही का यूज कर लिया। पर्स एक नाउन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पर्स की जगह पर मैंने इट ले लिया। किसी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जगह मैंने इट का यूज कर लिया। और रमेश एक व्यक्ति है, उसकी जगह मैंने ही का यूज कर लिया। फिर दोबारा मेरे को जब पर्स लिखना पड़ा, फिर मैंने इट लिखा। और ये सरला है, अब सरला के लिए मेरे को दोबारा लिखना पड़ा सरला, तो मैंने सरला की जगह पर प्रोनाउन सी का यूज कर लिया। और दोबारा मेरे को पर्स लिखना पड़ा, फिर मैंने इट का यूज किया। जितनी बार मेरे को पर्स लिखना पड़ रहा है उतनी बार मैं इट का यूज कर रहा हूं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए मैं इट का यूज करूंगा प्रोनाउन के लिए। रमेश एक नाउन है, पर्स एक नाउन है, सरला एक नाउन है। इनकी जगह पर मैंने दूसरे शब्द लिया जिसको प्रोनाउन बोला गया। तो इस वाक्य में ही रमेश नाउन के लिए यूज किया गया, इट पर्स नाउन के लिए यूज किया गया, सी सरला नाउन के लिए यूज किया गया। अतः ही, सी, इट जो भी शब्द हैं, ही, सी या इट, इन सभी को हमने क्या बोला? प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह पर आ गए हैं। ये नाउन की जगह पर आए हैं, इसलिए ये प्रोनाउन हो गए। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हमको प्रोनाउन की काइंड्स के विषय में जानकारी करनी है कि प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक, दृढ़तावाचक, इसमें जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, जोर देकर अपनी बात कही जाती है, एम्फेटिक प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब परस्परतावाचक, मतलब एक दूसरे से, मतलब होता है एक दूसरे से। डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक सर्वनाम है, इसमें दिस, दैट, दिस, दोज संकेत या इशारा किया जाता है। यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे, दिस, दैट, दिस, दोज, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमको पूरी संख्या नहीं पता होती है, जैसे वन है, ऑल है, समवन है, समबडी, समथिंग, समवन, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, नो वन, इसमें हमको निश्चित संख्या नहीं पता है। तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं, इन सबको इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, विच, हुम, हुज, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पीछे क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। और अगर इन्हीं शब्दों के बाद क्वेश्चन मार्क ना आए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। अगर व्हाट है, हु है, विच है, हुम है, हुज है, क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर क्वेश्चन मार्क गायब कर दिया गया तब वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे, तब वो सीधे के सीधे रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। अगर वहां फुल स्टॉप आ गया तो, अगर जैसे व्हाट है, व्हाट के बाद फुल स्टॉप आ गया तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें वर्ड्स जो होते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया। और ये रिलेटिव प्रोनाउन हमने आपको बता दिया, जब इंट्रोगेटिव वर्ड हो लेकिन पीछे फुल स्टॉप आ जाए
तब वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत बन जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है उसके विषय में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आ रहे हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जगह पर आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इट से कंफ्यूज ना होना, छोटे बच्चों के लिए जिनका सेक्स या लिंग क्लियर नहीं है, जानकारी नहीं है, तो बेबी, चिल्ड्रन, इनके लिए भी आप इट का यूज कर सकते हैं। जानवर, कीड़े मकोड़े के लिए भी इट का यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग में इट का यूज करते हैं, और छोटे बच्चे जिनका क्लियर नहीं रहता लिंग या सेक्स, उसके लिए भी हम इट का यूज कर लेते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की जगह पे जो शब्द आ रहे हैं उनको हमने क्या बोला, पर्सनल प्रोनाउन। वो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में ही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो शब्द हैं, ये थर्ड पर्सन के जो शब्द हैं, ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो आदमी बोल रहा है। सेकंड पर्सन ये होता है जो कि उसको सुन रहा है, द पर्सन हु इज लिसनिंग। और थर्ड पर्सन मतलब होता है जिसके विषय में बात करी जा रही है, जिसके विषय में बात की जा रही है। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स आपको दे दिए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के। इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन जो होता है वो भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अभी आपको पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिन शब्दों में सेल्फ करके लिख दिया जाए या सेल्फ्स, सेल्फ या सेल्फ्स ऐसे करके लिख दिया जाए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकता है। जिन शब्दों में सेल्फ या सेल्फ्स करके लिख दिया जाए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। जैसे माई, योर, हिम, हर, इट, अगर इसमें सेल्फ जोड़ दें या फिर आवर, योर, देम में सेल्फ जोड़ दें तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत चले आते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी किसी वाक्य का सब्जेक्ट बना ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है और इनको रखा कहां पे जाता है, वर्ब के बाद। सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। मेन वर्ब के बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, कोई अलग आदमी ना हो, वही सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट, तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और ये जीवन भर वर्ब के बाद आता है। वर्ब के बाद आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। सी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गए। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाएं तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लिया जाता है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आप कर लिया करें। नेक्स्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन। बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह एम्फेटिक प्रोनाउन भी है, उसमें भी सेल्फ या सेल्फ्स का यूज करके कर दिया जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन में। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन की खास बात क्या है, वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है और एम्फेटिक प्रोनाउन तुरंत सब्जेक्ट के बाद आता है। ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया एम्फेटिक, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। इसमें जोर दिया जाता है, बल देकर कोई चीज कही जाती है। तो ये है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के डिफरेंस। अभी हमने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें जो वर्ड आते हैं, ईच है, ईदर है, नीदर है, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। ईच, ईदर, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। ये प्रोनाउन एक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करते हैं, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को व्यक्त करते हैं, किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु को व्यक्त करते हैं। इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति या एक वस्तु की ओर आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे ईच है,
तो ये सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ईच, ईच, ईदर, नीदर, ये से हमको पता चल जाएगा कि ये आ गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच को देखकर, ईदर को देखकर, नीदर को देखकर, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या आ गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको देखते ही आपको पता चल जाएगा। और इनके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। एवरी हो, ईदर हो, ईच हो, नीदर हो, इनके साथ वर्ब जो लेंगे सिंगुलर लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति या एक वस्तु की ओर ये इशारा करते हैं, एक व्यक्ति या एक वस्तु के विषय में बात होती है। तो इनको देखिएगा। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब होता है एक दूसरे से। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स एक दूसरे से। ईच अदर और वन अनदर, इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ईच अदर, वन अनदर। अगर किसी दो लोगों की बात चलती है तो वहां पर आप ईच अदर लगा देंगे जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अगर दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो वन अनदर का यूज कर लेंगे। फिर वही बात है, दीज टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर, दो बच्चों की बात है इसलिए मैंने ईच अदर का यूज कर दिया। फिर दे सेव्ड देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग वन अनदर, क्योंकि ये दे मतलब ज्यादा लोगों के बारे में बात है तो मैंने वन अनदर का यूज कर लिया। जब दो लोगों की बात होती है तो ईच अदर, दो से ज्यादा लोगों की बात होती है तो वन अनदर। और इनको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब होता है एक दूसरे से। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि आपको पता ही है, अगर WH वाले वर्ड हो और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अगर WH फैमिली के वर्ड्स हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ऐसे सभी ये आ जाएंगे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा है और ये WH फैमिली वाले वर्ड आ गए हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हो जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखिए खास बात क्या कह रहे हैं, अगर हु के बाद वर्ब आ गई, ठीक है, अगर विच के बाद ये वर्ब आ गई है, व्हाट के बाद ये वर्ब आ गई है, तो हुज, देखिए व्हाट के बाद ये वर्ब आ गई है हेल्पिंग वर्ब, हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई है। अगर इन शब्दों के तुरंत बाद, अगर इनके बाद अगर वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तब तो ये बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर परंतु जब इनके साथ नाउन आता है तब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है। अगर व्हाट, विच, हु, विच, इनके साथ हुज, अगर इनके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सब आता है तब तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन व्हाट, विच, हु, अगर इनके बाद, हुज, इनके बाद यदि नाउन आ जाता है तब वो एडजेक्टिव बन जाता है, तब वो प्रोनाउन नहीं रहता है, तब वो एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाता है, तब वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें दिस, दैट, दिस, दोज, यह, वह, ये, वे, इनका यूज किया जाता है जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक और खास बात पहले ही बता दे रहे हैं, जैसे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का था। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है WH फैमिली के, उसके तुरंत बाद यदि वर्ब आ गई है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तब तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और अगर नाउन आ गया है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सेम कंडीशन इसमें भी है। अगर दिस, दैट, दिस, दोस के बाद अगर वर्ब आ गई है तब तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाएगा। अगर दिस, दैट, दिस, दोस के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई तब तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर दिस, दैट, दिस, दोस के बाद वर्ब नहीं आई है बल्कि नाउन आ गया है तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है, तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो दिस, दैट, दिस, दोस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये तो क्लियर हो गया। इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। ये प्रोनाउन व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो दिस ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहां पर इज आ गया है। फिर दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यही दिस, दैट, दिस, दोस के बाद वर्ब ना आए बल्कि आ जाए नाउन, ये देखिए पेन एक नाउन है, दैट, इसके बाद दैट के बाद ये बुक आ गया है जो कि क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो आपको क्या समझ लेना है,
कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के वर्ड आ गए हैं। देखिए दीज के बाद क्या आ गया है, बुक्स। तो दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। अगर दिस दैट दीज दोस के बाद वर्ब आ गई है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर दिस दैट दीज दोस के बाद नाउन आ गया है तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाएगा। लिखा हुआ है इन वाक्यों में दिस दैट दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ है। नीचे ये जो बातें हैं इनका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है क्योंकि इनके बाद क्या आ गया है, नाउन आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये प्रोनाउन किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करते हैं। ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रकट नहीं करते हैं, इसलिए ये प्रोनाउन सम वन, ऑल, अ फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबडी, एनीवन। तो ये जो शब्द हैं इनसे हमें पूरी संख्या का नहीं पता चलता है, इसलिए ये अनिश्चित होते हैं। जैसे ऑल, वन, अ फ्यू, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग। इससे हमको पूरी संख्या नहीं पता चल पाती है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इनको बोला जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनसे हमको संख्या नहीं पता चलती है। तो सम, अ फ्यू, इससे हमको पूरी संख्या नहीं पता चल रही है। ऑल, इससे हमको पूरी संख्या नहीं पता चल रही है। अदर्स, समवन, अब ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंतर्गत आ जा रहे हैं। वन, अब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सम, इससे हमको पूरी संख्या नहीं पता चल रही है, इसीलिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। इसको कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हमने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जैसे हु, विच, दैट, हुम, हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर इनके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया तब तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गए, और इनके बाद अगर फुल स्टॉप आ गया तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। जैसे हु है, हु के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं है, तब ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां पर विच के बाद क्वेश्चन मार्क गायब हो गया है, तो इसलिए ये बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। विच यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब यहां पर दैट, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ऊपर के सेंटेंस में हु, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। सरला, बैग, मैगजीन, इनके एंटीसीडेंट है, मतलब ये इनसे पहले जो आए हुए नाउन है इसके विषय में बता रहे हैं। हु होता है, विच होता है, दैट होता है, हुज होता है, हुम होता है, व्हाट होता है, इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताते हैं। उसी को ये बोला गया है एंटीसीडेंट, मतलब होता है पूर्व पद, जो इनसे पहले का पद है, जो पहले का शब्द है उसके विषय में जानकारी देते हैं। और कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या है, हु, विच, हुम, हुज, व्हाट, अगर इनके बाद फुल स्टॉप आ गया तब ये माने जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इनको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। और इस तरीके से ये समाप्त होता है पूरा प्रोनाउन और प्रोनाउन की काइंड्स के विषय में मैंने आपको जानकारी दी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।